जय हिंद दोस्तों। गुरुन और एमडीएस परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साइंस में बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट पार्ट जो अवर एनवायरनमेंट है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास को। तो चलिए चलते हैं गुरुन 4.0 रीलोडेड के सेक्शन में। और पहला क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है द डीकंपोजर्स इन इकोसिस्टम, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में डीकंपोजर्स कौन होते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में यानी हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं। और इस ट्रॉपिक लेवल में हम बात करते हैं, हमारे पास पहले प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं जो हरे पौधे होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और फिर हमारे पास टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ टॉपिक लेवल में आपने देखा होगा कि लास्ट में डीकंपोजर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, यानी जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसे अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा डीकंपोजर्स यानी कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई क्या काम करते हैं, ये जितने भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो सड़े गले मृत जो पौधे होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है सम वेस्ट प्रोडक्ट आर लिस्टेड बिलो, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। पहला है ग्रास कटिंग, सेकंड है पॉलिथीन बैग्स, थर्ड है प्लास्टिक टॉय, फोर्थ है यूज्ड टी बैग्स यानी प्रयुक्त टी बैग, पांचवा है ओल्ड क्लॉथ्स, सिक्स्थ है पेपर स्ट्रॉ यानी कागज का भूसा। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी जैव अनिम्नीकरणीय है। नॉन डी बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, यानी नॉन डी बायोडिग्रेडेबल हमारे पास वो होते हैं जो आगे जाकर स्मॉल कंपोनेंट्स में यानी और छोटे भागों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इन सब में जब हम देखते हैं कि जो ग्रास है वो ग्रास हमारा क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। कुछ समय बाद ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें इनऑर्गेनिक में बदल जाता है, यानी कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक में बदल जाता है। पॉलिथीन बैग नहीं बदलता है, इसी तरह प्लास्टिक के खिलौने नहीं बदलते हैं, टी बैग्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, पुराने कपड़े कन्वर्ट हो जाते हैं, और कागज का जो भूसा है पेपर स्ट्रॉ वो हो जाते हैं। यानी नॉन डिग्रेडेबल कौन से हो गए, हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो गया पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक के खिलौने। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा। यानी अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में हमसे पूछ लिया जाए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं या आपसे इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमें कहना चाह रहा है which substance shows the interaction of an abiotic component with a biotic component in a ecosystem, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक और जैविक घटक, यानी अजैविक घटक कौन से हो गए, हम बात करें अजैविक घटक हमारे पास एयर हो गया, लाइट हो गया, इसी तरीके से यानी हवा हो गई, हवा के अलावा हमारे पास प्रकाश हो गया, और इसी प्रकार से वाटर हो गया यानी हमारे पास जल हो गया। तो ये हमारे अजैविक घटक होते हैं। जबकि किसी इकोसिस्टम में जैविक घटक कौन होते हैं, जिनमें जीवन होता है, यानी इनके अंदर पौधे आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और इसी तरह हमारे पास इनके अंदर एनिमल्स आते हैं, यानी हमारे पास इनमें जंतु आते हैं। तो कौन सी ऐसी क्रिया है जो ये दिखा रही है कि एक अजैविक घटक का यानी अबायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक कछुआ मिट्टी में बिल खोद रहा है, क्योंकि यहाँ सॉइल अबायोटिक है और इसी तरह अर्थवॉर्म जो है वो बायोटिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में, कैरी अ क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस विथ व्हील शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो अपने साथ कपड़े की थैली ले जाना, बिल्कुल पर्यावरण के लिए सही है क्योंकि प्लास्टिक का डिग्रेडेशन नहीं होता है,
कपड़ों की थैलियों का, कागज की थैलियों का हो जाता है। बात करते हैं स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स और फैन, अनावश्यक लाइट और पंखे बंद कर देना, बिल्कुल सही। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेंट टू गेटिंग अवर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर, यानी स्कूटर पर छोड़ने की बजाय अपनी माता से कहना कि पैदल चलकर स्कूल जाना, बिल्कुल ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, जिससे सभी कक्षा 10th के बच्चों को लाभ हो सके। तो ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। अब यहां हमसे एक बात करी जा रही है कि फूड चेन में, एक खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा का आगे स्थानांतरण होता है। तो हम जानते हैं फूड चेन क्या होती है, यानी पर्यावरण में एक जीव अन्य जीव को खाता है और ये प्रेडेटरी साइकिल एनवायरनमेंट में चलती है। यानी हम बात करें जो ग्रास होता है, इस ग्रास को इंसेक्ट खाता है और इस इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है और इस फ्रॉग को स्नेक खाता है। स्नेक को हम बात कर सकते हैं, स्नेक को हॉक या फैल्कॉन खाता है। यानी हम बात करें जो घास है, इस घास को कौन खाता है, कीट खाता है और इस कीट को जो है वो मेंढक खाता है, मेंढक खाता है। इस कीट को मेंढक के बाद मेंढक को सांप खाता है और इस प्रकार आगे बाज या अन्य जीव इनको खाते हैं। तो एक जीव अन्य जीव को खाता है, ये श्रृंखला क्या कहलाती है, ये श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। और इसे हम फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। एक ट्रॉपिक लेवल से कितनी ऊर्जा अगले ट्रॉपिक लेवल तक जाती है, हमारा राइट आंसर है 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चाह रहा है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर, यानी ऐसे फ्रिज बनाना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री है, ये दुनिया भर में अनिवार्य कर देने चाहिए। क्यों, क्योंकि ओजोन क्षरण को रोकने में मदद करता है। तो हमें देखना होगा ऐसा क्यों। तो ये क्या काम करता है, इससे हाँ, इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इससे ऑक्सीजन अणुओं को ओजोन में बदलने में मदद मिलेगी, नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। इससे सीएफसी को ओजोन में बदलने में मदद मिलेगी, नहीं। इससे ऑक्सीजन अणुओं से सीएफसी का उत्पादन कम हो जाएगा, नहीं। इससे सीएफसी का स्त्राव कम हो जाएगा जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल। जब हम जानते हैं हमारे अंतरिक्ष में, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के बाहर की तरफ ओजोन लेयर होती है और ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमें किससे बचाती है, यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ये ओजोन परत का क्षरण यानी रिप्लिकेशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है सीएफसी। और सीएफसी जो हम कहते हैं, सीएफसी का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही इस ओजोन का विघटन होता है। अगर हम ऐसे फ्रिज बनाए जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगी तो सीधी सी बात है ओजोन परत का क्षरण भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो किसी भी इकोसिस्टम में जब हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं, हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल को, तो हमारे पास पहले कौन आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स। कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स हमारे कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। यानी ये कौन होते हैं, हरे पौधे और घास होती है। जबकि ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता हमारे कौन होते हैं, जिसे हम कहते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोर। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास कौन होंगे, हर्बीवोर यानी शाकाहारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के क्षरण के लिए कौन जरूरी है, कौन होता है जिम्मेदार। तो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एसी से स्रावित होती है। तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है, ओजोन परत की मोटाई कम होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है ओजोन फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ
फ्री ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम के मिलने से ये बन रहा है ओजोन, एंड ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाउ डू फ्री ऑक्सीजन एटम फॉर्म एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कैसे हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स बनते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी सॉरी बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरणों की उपस्थिति में हम बात कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टूटना और उसके साथ किसका जुड़ना बेटा, उसके साथ हम बात करते हैं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब क्या होता है यूवी रेस की प्रेजेंस में टूट जाता है तो दो ऑक्सीजन के बना लेता है एटम, और फिर इसी टाइप से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक शक्ति कौन होती है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक शक्ति सोलर एनर्जी होती है। एकमात्र एनर्जी का सोर्स कौन होता है, सोलर एनर्जी या सनलाइट। इसी सनलाइट से ही किसका फॉर्मेशन होता है, इसी सनलाइट का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है किचन वेस्ट कैन बी हाइजेनिकली डिस्पोजेस ऑफ थ्रू, यानी रसोई के कचरे का निपटान कैसे किया जा सकता है। तो रसोई के कचरे में हम जानते हैं ऐसे चीजें होती है जिनका हम गार्डन में यूज कर सकते हैं और इनसे खाद बनाई जा सकती है, कंपोजिशन इनका किया जा सकता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप सभी का भला हो, अच्छा हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इंक्लूड्स, हम जानते हैं एनवायरमेंट में कौन कौन इंक्लूड्स होता है, तो हम जानते हैं हमारे एनवायरमेंट में हम बात करते हैं ए बायोटिक फैक्टर होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और हमारे पास इसी तरह से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जब हम देखते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स, इनके अंदर लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, जबकि बायोटिक फैक्टर में हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो राइट आंसर जस्ट भूमि, वायु, जल सही है, प्रकाश, तापमान, वर्षा सही है। ये दोनों अबायोटिक फैक्टर बना रहे जबकि ये बायोटिक फैक्टर बना रहे। राइट आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाए बहुत कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी अभी हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और यही श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कृषि योग्य भूमि क्या है, यानी एक एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड हमारा क्या कहलाता है। जब हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं नेचुरल इको सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यानी प्राकृतिक पारितंत्र की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास कौन आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, यानी समुद्र, और हमारे पास मरुस्थल प्राकृतिक के उदाहरण होते हैं। जबकि एक क्रॉपलैंड और एक्वेरियम किसका एग्जाम्पल होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल कैन बी रिड्यूस्ड टू, यानी ठोस अपशिष्ट का निपटान किसके द्वारा कम किया जा सकता है, यानी ठोस अपशिष्ट को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, रिसाइकलिंग उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास है, यानी एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। कौन सी ऐसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस है जिससे एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं होती है। तो यूजिंग CFL एट होम, बिल्कुल घरों में CFL का यूज करना सही है। आसपास के स्थानों पर जाने के लिए कार का यूज करना नहीं, हर कमरे में एसी का उपयोग करना नहीं, प्लास्टिक जलाना नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CFL का यूज करना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है द क्लीनर्स ऑफ नेचर आर, प्रकृति के स्वच्छक कौन है। अभी अभी हमने देखा था जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को हमारे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। सड़े गले मृत जीवों को, पौधों को ये कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है ओजोन होल में बी अकर्स, तो ओजोन छिद्र किसके कारण क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो सकता है, जीनों में परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जीनों में परिवर्तन जो अचानक से आते हैं। बात करें ग्लोबल वार्मिंग होती है, भूमंडलीय तापन होता है, भूमंडल का, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कैंसर, स्किन का कैंसर कॉज करता है, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन छिद्र के कारण क्या हो सकता है? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या हमारे पास प्रोड्यूसर्स होंगे? नहीं। डिकम्पोजर्स होंगे? नहीं। हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर तो फर्स्ट पे आएंगे, हर्बीवोर सेकंड्स पे आएंगे, कार्निवोर्स हमारे किस पे आएंगे? सेकंड और थर्ड पे आते हैं। तो राइट आंसर हमारा इस सेशन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मांसाहारी तीसरे पोषक स्तर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, शैवाल कवक भी होंगे, पौधे जानवर भी होंगे, डिकम्पोजर्स भी होंगे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट आपका क्या आना चाह रहा है? एग्जैक्ट उत्पादक, उत्पादकों में सारे पौधे आ जाते हैं, उपभोक्ताओं में जंतु आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स में हमारे फंजाई बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द हार्मफुल केमिकल विच इज एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन बीइंग थ्रू अ फूड चेन, यानी कौन सा ऐसा हानिकारक रसायन है जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में जमा हो जाता है? इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, यानी कीटनाशकों का और रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो वे रसायन खाद्य श्रृंखला में चले जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में उनका जमाव होता रहता है। तो इसमें एक केमिकल होता है डीडीटी, ये डीडीटी जब हम खेतों में छिड़कते हैं तो ये इसका जमाव प्रत्येक जीवों के शरीर में हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कार्निवोर रिप्रेजेंट, अब देखिए कार्निवोर क्या है? कार्निवोर यानी जो मांसाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। हम जानते हैं हमारे उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे, घास होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हम बात करते हैं इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सम्मिलित होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में हमारे सम्मिलित होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी हमारे हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी उपभोक्ता में आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन सा एक फूड चेन को बनाएगा? तो कौन सा एक फूड चेन को बनाएगा? अभी अभी हमने देखा था कि हमारे एनवायरमेंट में एक प्रेडेटरी साइकिल होती है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो हमने देखा था वो सीक्वेंस हमारे एनवायरमेंट में चलती रहती है। जो घास होता है उसे बकरी खाती है और बकरी को फिर आगे जाकर मनुष्य खाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ग्रास, ग्रास को गॉड, गॉड को ह्यूमन। इसी तरीके से जब हम देखते हैं इसको फूड चेन को अभी अभी हमने बनाया था, तो हमने देखा था कि हमारे पास ग्रास थी, इस ग्रास को खाने के लिए हमारे पास ग्रास हॉपर था, ग्रास को खाने के लिए हमारे पास ग्रास हॉपर, और इसे खाने के लिए हमारे पास हम बात कर सकते हैं फ्रॉग। या फिर ये फूड चेन जब हम देखते हैं ग्रास के अलावा ग्रास को इंसेक्ट भी खा सकते हैं, और इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, स्नेक को हम बात कर सकते हैं पिकॉक खा सकता है। तो ये चेन केवल एक ही हमारे पास फूड चेन अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास इसमें बहुत सारी फूड चेन अवेलेबल होती है, और ये जब मिक्सअप होती है इसे हम फूड वेब कहते हैं। तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में एक हमारे पास फूड चेन था और दूसरा हमारे पास फूड वेब था। तो ये सेशन स्लाइड यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए सेशन में, नई स्लाइड में। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम चलते हैं संजना मैम की तरफ, तो वो हमें आगे मैथ्स की क्लास को लीड करेंगी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं गुरुन 4.0 रिलोडेड में। तो आज का आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। कल हम लोगों ने टिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी ली थी कि टिग्नोमेट्री में क्या होता है, टिग्नोमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं।
आज हम पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा वो 2 to 3 मार्क्स रहेगा। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो टू मैन आर ऑन अपोजिट साइड ऑन अ टावर, यानी कि एक टावर के अपोजिट साइड में 2 मैन है। ओके बच्चों, तो यानी कि एक ये टावर है, इस टावर के अपोजिट 2 मैन हैं। ओके, फिर इसने बोला है दे ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि ये टावर है, इस टावर के टॉप के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो एक एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंड एक एंगल बनाता है आपका 45 डिग्री का। माना कि ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री एंड ये एंगल है आपका 45 डिग्री। ओके बच्चों, फिर क्वेश्चन के अंदर बोला है रेस्पेक्टली इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, यानी कि इस टावर की जो हाइट है वो आपकी 100 मीटर दे रखी है। तो हमसे बोला है देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहां से लेके यहां तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम इस क्वेश्चन को न्यू पेज पे डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, इस टाइप से स्ट्रक्चर है आपकी, ये बेस है, ये टावर की हाइट है, टावर की हाइट दे रखी है आपको 100 मीटर, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री का एंड ये एंगल है आपका 45 डिग्री का। इसको ए मान लीजिए, इसको बी एंड सी एंड डी। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। कल मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही बताया था। ये जो होता है आपका साइन होता है, ये होता है आपका कॉस एंड ये होता है आपका टेन। हमें परपेंडिकुलर तो पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें वैल्यू निकालनी है बेस की। तो P और B में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है बच्चों, वो होता है टेन थीटा में। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन B। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है P, यानी कि AB अपॉन बेस। बेस क्या होता है, बेस होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस है आपका CB। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है AB की वैल्यू, AB की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ 100 अपॉन CB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CB इक्वल्स टू 100√3, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ऑफ, अब ये ट्राइंगल आपका कौन सा है, ABD, इन ट्राइंगल ऑफ ADB। अब ADB ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BD, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये आपका कितना दे रखा है 100 अपॉन BD। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BD इक्वल्स टू आया 100। अब बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, 100 मीटर। अब हमें पूछा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम
यानी कि उनके उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, यानी कि CB प्लस BD। CB की वैल्यू कितनी दे रखी है, CB की वैल्यू हमने निकाली है बच्चों 100√3 एंड BD की वैल्यू निकाली है हमने 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 100√3 + 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, यानी कि उसकी जो छड़ की लंबाई है और उसकी छाया है उसका रेशियो दे रखा है 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए, यानी कि ये मान लो ये ट्रायंगल है, ये आपका एक छड़ है, इस छड़ की जो लंबाई है, लंबाई दे रखी है 1 और उसकी छाया का अनुपात दे रखा है √3। तो इसको √3x और इसको आप x मान सकते हो। कभी भी किसी चीज का अनुपात दे रखा है तो उसके साथ में एक एल्जेब्रिक फॉर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो उसकी डिस्टेंस को आप x मानो, उस x को मैंने 1:√3 में डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा x/√3x। ओके बच्चों, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें ये थीटा फाइंड करना है, और ये A है, ये B है एंड ये C है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ऑफ ABC ट्रायंगल में हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आपके पास BC अपॉन बेस क्या है आपके पास AB। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, BC क्या है बच्चों x और AB आपको दे रखा है √3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब आपको बच्चों ये देखना है कि tan के अंदर 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। tan से tan को कंपेयर किया और यहां से आपका आंसर निकल के आया थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है 6 मीटर अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो दे रखी है 2√3 और लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन, यानी कि सूर्य के साथ उसका कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये आपको फाइंड करना है। यानी कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे, यानी कि आपको खंबे की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर। एक खंबे की छाया जमीन पर, यानी कि उसकी जो छाया है वो जमीन के साथ 2√3 मीटर लंबी पड़ती है, यानी कि 6 मीटर लंबे खंबे की जो छाया होती है बच्चों वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि क्षैतिज में बनती है। इस 6 मीटर लंबे खंबे की जो शैडो है वो है 2√3। तो हमें पूछा है कि सूर्य के साथ कोण कितना होगा, उसका कोण निकालना है हमें, तो ये थीटा फाइंड करना है। आप इसको A मान लीजिए, ये B एंड ये C। वही सेम हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार, यानी AB अपॉन BC। tan थीटा को tan थीटा रहने देंगे, AB की वैल्यू दे रखी है आपको 6 अपॉन BC की वैल्यू दे रखी है 2√3। 2 से इसको कट किया 3 टाइम, √3 से इसको कट किया √3 टाइम, तो tan थीटा बराबर आपका निकल कर आया √3। अब जो भी वैल्यू होती है उसको आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि tan के अंदर √3 कितने की वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की। tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60
जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका थीटा बराबर निकल के आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, यदि किसी टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि उसकी जो टावर की छाया दे रखी है उसकी लंबाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाल लीजिए। यानी कि इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज √3 टाइम, यानी कि जो शैडो है, शैडो लेंथ ऑफ शैडो इक्वल्स टू आपको दे रखा है √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी कि हाइट से √3 टाइम है, यानी कि ये कोई ट्राइंगल है। ओके, अब आपको मान लो इसकी हाइट दे रखी है √x, ये हाइट दे रखी है आपको x, तो उसकी जो शैडो हो जाएगी वो हो जाएगी √3x। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये a, b और c, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये थीटा कितना होगा, ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू होता है, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू tan थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, AB की वैल्यू दे रखी है x अपॉन √3x। tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x से x कैंसल, ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, tan के अंदर वैल्यू होती है tan 30 की, और ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है, यदि यह 6√3 मीटर की ऊंचाई दीवार तक पहुंचता है, यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल के अंदर जो दीवार की लंबाई दे रखी है बच्चों वो दे रखी है आपको, दीवार की ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखा है 12 मीटर, और दीवार की ऊंचाई दे रखी है 6√3। हम इसको A मान लेंगे, ये B एंड C। अब हम यहाँ निकालेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ABC। ABC ट्राइंगल में हमें ये थीटा निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि P और H गिवन है। P और H के लिए फॉर्मूला यूज होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, P अपॉन H, और P है आपका CB अपॉन AC। हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, CB की वैल्यू दे रखी है आपको 6√3 अपॉन 12, 6 से इसको कट किया 2 टाइम, और ये आया प्यारे बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। साइन के अंदर √3 अपॉन 2 वैल्यू होती है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60। साइन 60 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन से साइन को कंपेयर करने पर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व कीजिए कॉपी में, और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 4√3 मीटर लंबी पड़ती है, तो इसका हमें क्या निकालनी है, उसकी एंगल निकालना है, यानी उन्नयन कोण निकालना है। यानी कि इफ द पोल ऑफ 12 मीटर हाई, यानी कि पोल की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 12 मीटर। फिर क्वेश्चन के अंदर शैडो कास्ट का शैडो 4√3, यानी कि उसकी शैडो है आपकी 4√3।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको पता है ये ए है, ये बी एंड सी, तो ये आपको थीटा फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में बच्चों हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB। tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे बच्चों। BC क्या है हमारा, BC है 12 और ये है हमारा 4√3। जब 4 से इसको कट किया 3 से, √3 से ये कट हुआ 3 टाइम, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3। tan के अंदर √3 होता है प्यारे बच्चों 60 डिग्री, यानी tan 60, tan थीटा इक्वल्स टू tan 60। थीटा से थीटा को, tan से tan को कंपेयर किया, सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस टाइप से आपका जो इसका भी आंसर आता है वो कितना आता है, 60 डिग्री। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री यानी ऑप्शन डी। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, इन अ ट्रायंगल, यानी कि एक कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको PQR। आप उस ट्रायंगल को ऐसे मान लीजिए, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है PQR। PR इज द हाइपोटेनियस, यानी कि उसने बोला है P क्या है, P और R है आपका हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की लेंथ दे रखी है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर, एंड P इज अ 60 डिग्री, यानी कि ये जो है आपका 60 डिग्री है। ओके, आपको बोला गया है P, तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमें ट्राइंगल क्या दे रखा है PQR, यानी कि हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें बेस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ PQR। तो इस PQR में बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, इससे क्या होता है P अपॉन H। तो बच्चों यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर है QR और H है आपके पास PR। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, QR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड PR की वैल्यू हमारे दे रखी है, वो है हमारी 20 सेंटीमीटर। 2 से इसको कट किया 10 टाइम, सो QR इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे। फिर नेक्स्ट हम अगेन इन ट्राइंगल ABC, यानी कि पुनः त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में यूज करेंगे तो cos 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपको दे रखा है PQ और कर्ण है आपका PR, यानी कि हाइपोटेनियस है आपका PR। तो cos थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और PR की वैल्यू दे रखी है 20, इससे कट किया 10 टाइम, सो PQ इक्वल्स टू आ जाएगा 10। ये इक्वेशन 2। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई। ओके बच्चों, 1/2 को सिमिलर रहने दो। बेस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बेस था हमारा PQ यानी 10 और ऊंचाई क्या है हमारी 10√3। इसको जब कट किया 5 टाइम, 5 इंटू 10 ये हो गया 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका आंसर करेक्ट होता है वो होता है 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 आपका क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बिजली का खंबा 10√3 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 10 मीटर लंबी है, यानी कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10√3 मीटर हाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोल है आपका, यानी कि उस खंबे की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 10√3
और उसकी जो छाया बन रही है बच्चों, शैडो जो बन रही है वो है आपकी 10 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है वो बताइए। तो इसको ए बी सी नेम दे देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास बच्चों BC अपॉन AB। जब वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों BC की वैल्यू tan√3 अपॉन 10 से 10 को कैंसिल किया, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों tan 60, क्योंकि √3 60 की वैल्यू होती है, सो थीटा इक्वल्स टू आएगा 60 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर, यानी कि उसकी जो शैडो की लेंथ है वो आपकी कितनी है? 2√3 मीटर है। द ग्राउंड व्हेन द सन्स एवोल्यूशन दे रखा है आपको 60 डिग्री, द हाइट ऑफ पोल, यानी कि उसने बोला है कि एक कोई पोल है जिसकी जो शैडो बन रही है बच्चों वो बन रही है 2√3, एंड जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। देन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, यानी ए बी सी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी। एबीसी ट्राइंगल के अंदर बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC की वैल्यू को हमने h माना है और AB की वैल्यू है आपके पास 2√3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा √3 इंटू 2√3, √3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों 6, और ये किस में थी यूनिट? मीटर, यानी कि 6 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, और आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज अक्यूट एंगल बच्चों, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा 90 डिग्री से लेस देन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अक्यूट, यानी कि न्यून कोण, हिंदी में उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, यहां दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, यानी कि horizontal level के क्या होना चाहिए? above होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षैतिज स्तर से क्या होना चाहिए? ऊपर होता है। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया जमीन पर 2√3 लंबी पड़ती है, तो सूर्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट इज अ शैडो, ये दे रखा है आपको। शैडो की हाइट क्या दे रखी है बच्चों? 2√3 दे रखी है, एंड देन द फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है 6 मीटर ऊंचे खंबे, इसकी जो हाइट दे रखी है वो 6 मीटर, ये ए बी सी। क्लियर सी बात है, सिमिलर टाइप से करेंगे बच्चों। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम सेम तरीके से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट, यानी कि पोल की लेंथ आपकी 6 मीटर है, शैडो दे रखी है, वो जो बना रहा है वो 2√3 है। तो फिर हमें ये फाइंड करना है कि वो किस डिग्री के एंगल पे उसके साथ झुका हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू होगा बच्चों, परपेंडिकुलर है आपके पास BC अपॉन AB। tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिए, BC की वैल्यू है आपके पास बच्चों 6 और इसकी वैल्यू है 2√3। इससे इसको कट किया 3 टाइम, 3 से इसको कट किया √3 टाइम, सो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3, यानी कि सिमिलर
ये tan आपकी 60 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan 60। कंपेयर करेंगे tan को tan से तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालनी है, जो उसने आधार के साथ कितने डिग्री का एंगल का कोण बना रहा है बच्चों, वो बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, आधार से 20 मीटर दूर बिंदु से एक टावर शीर्ष, यानी इस आधार से यहां तक की जो लेंथ है आपकी वो 20 मीटर है, उन्नयन कोण बना रहा है, तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, एच फाइंड करना है, ए बी सी। वही सेम बच्चों tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। तो tan थीटा बराबर होता है tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। यहां पर tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू हमने h मानी है और AB की वैल्यू है 20। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी 20 मीटर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा स्क्रीन पर। तो आपकी यहाँ पे पीपीटी यही खत्म होती है। इसी टाइप से अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया। गुरून ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरून 4.0 रीलोडेड। यस, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए गुरून चैनल के साथ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का एक प्रमुख जाति समूह है। यस, ए ऑप्शन क्रिश्चियनिटी एंड तमिल, यानी ईसाई और तमिल। सेकंड, बी ऑप्शन है बुद्धिस्ट एंड हिंदू, यानी बौद्ध और हिंदू। सी ऑप्शन है सिंहली एंड क्रिश्चियनिटी, यानी कि सिंहली और ईसाई धर्म। और सिंहली एंड तमिल, यानी सिंहली और तमिल। अब बताओ इनमें से चार ऑप्शन में से राइट कौन सा आंसर है। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर डी ऑप्शन ये रहा। क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है सिंहली और तमिल। यस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, क्या है क्वेश्चन, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग विच काइंड द सोशल ग्रुप्स, यानी कि शक्ति को किस रूप में सामाजिक समूह के बीच में साझा किया जा सकता है। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है रिलीजियस, धार्मिक। बी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सी, ब्रॉडर रिलीजियस, सिंगल जस्टिस एंड ग्रुप, दोनों धार्मिक और भाषाई समूह, यानी कि इसमें रिलीजियस भी आ गया और लैंग्वेज भी आ गया, ग्रुप आ गया और इसमें आ गया लैंग्वेज, डी ऑप्शन। तो आप बताइए इनमें से कौन सा है, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यस, इसमें ऑप्शन का आंसर है सी, इसमें है दोनों धार्मिक भाषाई समूह है, यानी कि सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रही। यस, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है। यस, ए ऑप्शन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सिंहली एंड भाषाई सिंहली समुदाय, यानी कि पहला ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपके सामने श्रीलंकाई तमिल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके सामने आता है एंग्लो इंडियंस एंड डी ऑप्शन आता है इंडियन तमिल। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहे। अब आपको चूज करना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर राइट जाता है। बेटा आप लोगों को पता होगा पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर में से
आपको बताना है श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर कैसे भाषाई आधार पर, कैसे जातीय आधार पर, कैसे समूह के आधार पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस प्रकार से यहाँ पर लोग एक दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन सामने नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के अंदर सिंहली समुदाय सबसे ज्यादा मेजोरिटी में रहे थे, 74% यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन रही थी। ये बुद्धिस्ट रहे थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहे थे, और 18% यहाँ तमिल रहे थे। तो यहाँ पर अपने कौन सा ऑप्शन अपन को नजर नहीं आ रहा है, वो है एंग्लो इंडियन यानी कि एंग्लो भारतीय। बाकी ये सारे समुदाय जो है वो श्रीलंका के अंदर नजर आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट जाता है, एंग्लो इंडियन, यानी कि यह ऑप्शन आपका रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रही, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन, यानी कि यूरोपियन संघ की संसद निम्न में से कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी बेल्जियम और डी फ्रांस। आपको चुनना है इन 4 ऑप्शन में से। आपको पता है इस लेसन में हमने पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका, तो यहाँ पर आपको श्रीलंका नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर आपके बेल्जियम नजर आ रहा है। यूरोपियन संघ की बात हो रही है तो निश्चित है यहाँ पर बेल्जियम आपका ऑप्शन राइट होता है। यहाँ लक्सबर्ग भी आता तो आप उसको भी राइट कर लेते, लेकिन यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आया है बेल्जियम, तो बेल्जियम आपका ऑप्शन राइट जाता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यस ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स के अंदर, वहां की राजधानी यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच और डच भाषाएं बोलते थे? तो यहाँ राजधानी ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच और डच भाषा बोलते हैं? आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा ए बी सी डी ऑप्शन। आपको चूज करना है इनमें से कौन सा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ आंकड़ों को कुछ ऐसे उलझा के रखा है जिससे कि आप कैसे भी करके क्वेश्चन का आंसर गलत कर दो। बेटा आपको मैं बता दूं, बेल्जियम के अंदर लगभग 59% जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है डच। बेल्जियम कंट्री के अंदर यूरोपियन कंट्री है और बेल्जियम के अंदर 59% जो भाषा बोली जाती है वो है डच लैंग्वेज। और इसके अलावा इसकी अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे में 40% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं बेल्जियम के अंदर। और अब अपन कैपिटल लेवल पर अगर बात करें, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स के अंदर वहां पर जो एजुकेटेड जो वर्ग हैं वहां पर लगभग लैंग्वेज बोली जाती है 80% फ्रेंच लैंग्वेज और 20% वहां पर डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ गया होगा, बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। 80% फ्रेंच और 20% जो है वो डच। यस, आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 6th क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर ये रहा। यस, सेपरेशन ऑफ पावर रेफर टू, शक्तियों के पृथक्करण से क्या तात्पर्य है? बेटा शक्तियों का विभाजन, आपको पता है यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स रेफरेंस रेफर यानी कि पावर को डिवाइड कर देना। जब किसी एक के हाथ में पावर होती है तो उसका गलत फायदा उठा सकता है, उसका यूज जो है वो नेगेटिव कर सकता है, पॉजिटिव नहीं रहेगा उसका यूज। तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया था अपने देश में। तो अपने देश के अंदर जो सरकारें होती है उनके हाथ में पावर तो दी जाती है, लेकिन उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में बांट दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन आता है शक्तियों के पृथक्करण से क्या तात्पर्य है, तो ए ऑप्शन आता है पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के बीच में शक्तियों को बांट देना। इसके बाद आता है सरकारों के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों को बांट देना और सरकार के विभिन्न स्तरों पर बांट देना या विभिन्न दलों के बीच बांट देना। मैंने अभी बोला था सरकार को डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, सरकार के अंगों की शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जाता है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। यस, नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ के मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है उसका नाम बताना है। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट जाता है, ब्रुसेल्स। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है इसका आंसर? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या बच्चों ने कितने क्वेश्चन का राइट जो है वो सेल्फ दिए हैं, कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। आप लोग ऐसे ही गुरुन चैनल के साथ बने रहें, ये हम आशा करते हैं। यस, एट क्वेश्चन द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हाइगर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड यानी कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के जुड़ी शक्तियों का विभाजन कहलाता है। सरकार की उच्च और निम्न लेवल की। देखो बेटा एक बात अभी अपन ने पढ़ा था सरकार के अंग, अब यहाँ पर आ गया सरकार के स्तर। तो सरकार के स्तरों को हमने पढ़ा है कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शक्तियां, तो वो तो एक पार्ट हो गया अलग। और सरकार के अंगों के बारे में अपन ने पढ़ा तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर आपके उच्च स्तर और निम्न स्तर आ गया। तो यह सरकार का बड़े स्तर पर विभाजन है यानी कि यहाँ पर डिवाइडेशन बड़े स्तर पर है। तो ये आपका कहलाएगा सरकार के लिए ऊर्ध्वाधरण वितरण। तो यहाँ पर आपके सामने देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति का ऊर्ध्वाधरण विभाजन, संघर्ष समाधान और शक्ति का क्षैतिज वितरण। देखो क्षैतिज वितरण यहाँ डी ऑप्शन आया है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का क्षैतिज वितरण। तो इसमें तो आ जाते हैं आपके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जस्टिस सिस्टम वगैरह। और यहाँ पर शक्ति का ऊर्ध्वाधरण वितरण यानी कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट लेवल की पावर जो है वो भी डिवाइडेड हो जाती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर और जल्दी से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? यस, शुरू करते हैं। संसद में महिलाओं के आरक्षण किस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है? आपको यहाँ बताना है कि पार्लियामेंट के अंदर गुड एग्जाम्पल कौन सा है जो वुमेन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यस, आपका टाइम स्टार्ट होता है। यस, स्टार्ट नाउ। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए है पावर शेयर अमंग डिफरेंट पार्टीज, विभिन्न दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के बीच में शक्ति का विभाजन। इसके बाद सी ऑप्शन आता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में शक्ति का विभाजन। और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में इसका विभाजन। तो यहाँ आपका समूह, यहाँ देखो बेटा अपन जब भी अपन पार्लियामेंट के अंदर वुमेन पावर के बारे में बात करते हैं, गुड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यह महिलाओं की बात हो रही है। और महिलाओं की बात होती है तो यहाँ पर आपका सोशल इफेक्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी नजर आएगा, पावर शेयर अमंग सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये ऑप्शन आपका राइट जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यस, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंका तमिल्स कंस्ट्रक्ट यानी कि श्रीलंका के तमिल लोग श्रीलंका के किस भाग में केंद्रित रहे थे, यानी कि यहाँ पर किस सेंट्रल एरिया के अंदर श्रीलंका ने तमिल भाग को रखा था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है फर्स्ट नॉर्थ एंड ईस्ट, उत्तर और पूर्व, साउथ और ईस्ट या दक्षिण और पूर्व, साउथ और वेस्ट दक्षिण और पश्चिम, और नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम। यहाँ ऑप्शन आपका ए राइट है, नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यस, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या है? गठबंधन सरकार क्या होती है? व्हाट इज द
कोalition गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर आपको गठबंधन की सरकार के बारे में बात करनी है। गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? या फर्स्ट पॉइंट आपका आया हुआ है, अलायंस टू और मोर पार्टीज, यानी दो या दो से अधिक दलों के बीच में जब संपर्क हो जाता है तो वह गठबंधन कहलाता है। यस, राइट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ ए ऑप्शन ही आपका राइट जाता है। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में गठबंधन, अलायंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सी ऑप्शन है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकार के विभिन्न शक्तियों के बीच में बंटवारा। पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का बंटवारा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, अलायंस ऑफ टू मोर पार्टीज, यानी दो या दो से अधिक दलों के बीच में गठबंधन। यस, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यह रहा 12। यस, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What percentage of the population of Belgium lives in the Flemish regions? यानी बेल्जियम की कितनी प्रतिशत जनसंख्या फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर रहती है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। बेटा आपको पता है बेल्जियम के अंदर फ्लेमिश और वेलोनिया दो अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पर मैंने शुरुआत में आपने बता दिया था 59% जो एरिया है आपका वो फ्लेमिश एरिया में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता था, फ्लेमिश की जगह पर वेलोनिया आ जाता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाता 40%। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन राइट है, 59%। बेटा मैंने आपको पहले से बताया बेल्जियम के अंदर अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लैंग्वेज के आधार पर फ्रेंच लैंग्वेज केवल कैपिटल लेवल पर जो है वो बहुसंख्यक समुदाय हैं, और यहाँ पर अगर पूरे देश स्तर पर बेल्जियम की बात करें तो वहां पर डच जो है लैंग्वेज सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, स्टार्ट। ब्रुसेल्स द कैपिटल सिटी ऑफ, ब्रुसेल्स की राजधानी, ब्रुसेल्स की राजधानी है, यानी किस देश की राजधानी है? आपको इस कैपिटल को चुनना है कहां पर। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोलंबो, कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो श्रीलंका की है, या ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की है। तो आपके सामने डी ऑप्शन ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार बने रहिए गुरून चैनल के साथ। गुरून 4.0 रीलोडेड में आपका स्वागत है। यस, 14 क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक द बैलेंस, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में जांच और संतुलन की प्रणाली कहा जा सकता है? देखें ऑप्शन के अंदर कौन सा राइट है, कमेंट कीजिए जल्दी से। ए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी संघर्ष समाधान, बी ऑप्शन है लंबवत वितरण, सी ऑप्शन है बहुसंख्यकवाद और डी ऑप्शन है क्षैतिज। तो यहाँ पर बेटा आपके सामने मैंने आपको पहले ही कहा था, जब बिग लेवल पर जब पार्टीशन होता है उसका अलग से डिवाइडेशन होता है तो वह होता है ऊर्ध्वाधरण, और यहाँ पर छोटे स्तर पर सरकार का वर्गीकरण है तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्षैतिज वितरण। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपन ने चॉइस कर लिया है, राइट कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यस, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? यस, Why did the Sri Lanka's Tamil launch parties and struggle? यानी श्रीलंका तमिल के पार्टियों ने संघर्ष क्यों किया था? तो यहाँ पर श्रीलंका में तमिलों ने संघर्ष, बेटा आपको पता है मेजोरिटी में कौन रहा था? श्रीलंका में मेजोरिटी में रहा था सिंहली लैंग्वेज का भाग। तो सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो मेजोरिटी में रहते, तो उनको तो खूब सारा रिजर्वेशन मिला हुआ था, उन लोगों को तो बहुत सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए गए थे। लेकिन यहाँ पर तमिल लैंग्वेज के लिए कोई प्रकार का अलग से निर्धारण नहीं था। तो यहाँ पर तमिल जो है वो लगातार सेक्रीफाइस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, और यहाँ पर तमिल पार्टियों के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कहां पर स्ट्रगल हुआ था। ए ऑप्शन देखिए बहुसंख्यकवाद को अपनाना, बी ऑप्शन है दूसरी भाषा पर हावी होना, सी ऑप्शन है सिंहली आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना, और डी ऑप्शन है तमिलों को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना। यस, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डी ऑप्शन राइट जाता है।
द रिकॉग्नाइज तमिल एज एन सोशल लैंग्वेज, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट जाता है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इस स्क्रीन बोर्ड पर। और इसी के साथ मैं यशपाल सिंह सिसोदिया आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहूंगा। गुरून 4.0 रीलोडेड, यस जकास।